अब मैं आता हूँ कि थोड़ा पैसे की बात करते हैं। अब ये तो हो गया, जनरल इकोनॉमी की बात कर ली हमने कि टर्शरी सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर जो हमारा इंडिया जो है, तुम सबको पता है यार कि इंडिया जो है वो शुरू से एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। लाइक बिफोर इवन, जब तुमने सुना होगा कि इंडिया के अंदर ना खेती बाड़ी सबसे ज्यादा होती है, फार्मर सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर। इवन हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा अच्छी थी कि बाकी कंट्रीज हमसे कॉपी करते थे। ठीक है, इंडियन फार्मर्स को देखते थे। बट क्या हुआ, बट ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे फार्मर्स की जो दशा है, जो हालत है, वो इतनी ज्यादा खराब है, और बाकी कंट्रीज के फार्मर्स की हालत इतनी अच्छी है। एनीवन, कोई अगर अंदाजा लगा पाए कि ऐसा क्या हो गया कि यार इंडिया इतना गंदा इकोनॉमी के अंदर हो गया। हेलो अगर सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। सर, उसमें वहाँ पे सब्सिडी दे दी जाती है। बाहर जो होता है कि मतलब सब्सिडाइज किया जाता है, तो उनको मतलब क्रॉप बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है, एंड देन दे एक्सपोर्ट। तो वो जो बाहर का सामान जो इंडिया में आता है, तो वो मतलब काफी कम रेट पे आता है, मतलब काफी कम प्राइस पे आता है। तो फिर जो मतलब इंडिया के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मतलब महंगे पड़ते हैं, तो बाहर वालों को मतलब प्रॉफिट होता है, ज्यादा सामान बिकता है उनका इंडिया में आके। अच्छा, एक बीच में सर एक और रीजन हाँ हाँ, बताना बताओ चाहूंगा। बताओ बताओ बताओ। सर इंडिया में थोड़ा ऐसा भी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और नेक्स्ट जनरेशन में लैंड पास होता है, सो उसके बहुत ही छोटे छोटे पीस होके वो लैंड्स इतने डिस्ट्रीब्यूट, इतने स्कैटर हो जाते हैं कि प्रोडक्टिव लैंड बचता नहीं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे बीच बाहर में की कंट्रीज में बहुत बड़े हाँ, पीसेस हैं ठीक लैंड है, मैं के। समझ गया। वो इतने ज्यादा छोटे सर छोटे बस कि उसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है, मतलब ना। हाँ, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट। सर फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है वो हेल्प करती है ना फार्मर्स को, हाँ चाहे उनकी हाँ, कितनी भी बिल्कुल प्रोडक्शन हो। बिल्कुल, बिल्कुल वो सही। उनकी 100 उनको वो पे करती है, तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी प्रोडक्शन हो या। और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल, बात है, उनका लैंड बहुत बड़ा होता है, उनको मशीनरी बहुत अच्छी होती है उनके पास, बिल्कुल सही। जो अच्छा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इसी के अंदर ड्यूरिंग दिस सेशन दिव्यांश का मेरे पास एक मैसेज आया। सर, इंडियन इकोनॉमी वाज इमर्जिंग एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिफोर द कोविड आउटब्रेक डिस्पाइट हैविंग अ शेप्ड इकोनॉमी। वेरी गुड। सो कैन वी से दैट द इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल नॉट दैट डाउनग्रेडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट बिफोर इवन द कोविड आउटब्रेक, इंडिया वाज वेरी बहुत गंदे तरीके से परफॉर्म कर रहा था। हमारी जीडीपी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ना नंबर्स चेंज किए थे। अब आजकल मैं अगर तुम मेरे से पूछो ना कि आज जो जीडीपी फिगर्स हैं, क्या वो बिल्कुल करेक्ट हैं? नॉट एट ऑल, दे आर नॉट एट ऑल करेक्ट। अभी पीछे जो रिपोर्ट आई थी कि -24% तक जा चुकी है, दैट्स नॉट इवन -24, इट्स -35%, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर का डेटा ही नहीं जोड़ा। सर्वे नहीं हुआ तो डेटा कहाँ से जोड़ोगे यार तुम? तो वो -35% तक जा चुकी है। एंड बिफोर द कोविड आउटब्रेक, अगर मैं उसको भी लूँ, तो तुम याद करो कि 2016 का क्वार्टर 1 का जीडीपी इंडिया का 8.1% था, एंड 2018 का क्वार्टर 4 का जो जीडीपी था वो 4.2% था। तो you cannot say that before the covid outbreak the India was the highest growing economy. हाँ, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा अच्छा था, और वो इस समय में भी बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। ये सब बताऊंगा मैं फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। बट अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना है, देन इंडिया इज डूइंग गुड ऑन दिस फॉरेक्स रिजर्व। और अगर तुम्हें अगले कुछ 3-4 महीनों तक कोई भी ये न्यूज सुनने को मिले दैट इंडियन इकोनॉमी इज रिकवरिंग, इट्स नॉट एट ऑल रिकवरिंग। नॉट एट ऑल। ये सब न्यूज वाले कुछ भी चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ भी हो रहा है, इट्स नॉट एट ऑल रिकवरिंग, जस्ट बिकॉज इस समय जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इतनी ज्यादा स्लगिश है, इतनी ज्यादा बेकार हैं कि वो उठ ही नहीं सकता। तुम कैसे कह सकते हो? अभी मैं उस चीज पे भी आऊंगा। ठीक है, अभी मैंने ओके एग्रीकल्चर की सर। बात करनी स्टार्ट की थी। हाँ, किसी ने कुछ बोला? नहीं, ओके सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं एग्रीकल्चर अभी, हालांकि मैं एग्रीकल्चर अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने एक छोटा सा पॉइंट उठाना था कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा बेड़ागर्क क्यों हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, अब प्लीज डोंट टेल मी दैट आई एम अ मोदी भक्त। ठीक है, आई एम जस्ट डिबेटिंग और पुटिंग आउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, तुम अपने इंटरनेट से या किसी भी रिपोर्ट से मैच कर लेना, या मैं ही तुम्हें रिपोर्ट दे दूंगा, बट इट्स ऑल ट्रू। ठीक है, क्या हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो इंडिया के पास अभी नई नई सरकार बनी है, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, सारा का सारा मंत्रिमंडल नया नया आया है, सारे मिनिस्टर्स नए बने हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि सरकार चलानी कैसे है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो और अंग्रेज अभी छोड़कर गए भी नहीं। ठीक है, वी आर स्टिल अंडर द रूल, जस्ट लाइक होते ना, अंग्रेजों के तले अभी भी दबे हुए हैं। तो क्या हुआ
कि नेहरू जी के सामने दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि या तो वो एग्रीकल्चर को साथ में लेके चले एज एन इकोनॉमी। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एक नई नई कंट्रीज बननी जब स्टार्ट हुई थी, यूके वगैरह अलग अलग, और आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो, तो जो कंट्रीज थी ना, वो ये डिक्लेयर करती थी कि हमारा मेन मोटिव क्या होगा, हम किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देंगे, इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान देंगे, किसके ऊपर। तो ये नेहरू जी के पास दो वो थे, ऑप्शंस थे कि या तो वो इंडिया की एग्रीकल्चर के साथ जाते, कि वो ये बोलते हैं कि मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ही ध्यान दूंगा, बिकॉज शुरू से इंडिया एग्रीकल्चर वाला देश रहा है, हमारे फार्मर्स हमारी मदद करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है कि अंग्रेजों के टाइम पे मतलब कितना ज्यादा हमारा खजाना तो लूट के ले गए थे, ज्यादा पैसे तो थे नहीं हमारे पास। या फिर दूसरा ऑप्शन ये था जो नेहरू जी ने सेलेक्ट किया, वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। नो दैट इज, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने उनकी ये डिसीजन को जब अच्छे से डिटेल से पढ़ा, तो आज भी वो ये कहते हैं कि दैट वाज द वर्स्ट डिसीजन दैट वाज टेकन बाय जवाहरलाल नेहरू जी। क्यों? तुम मुझे खुद बताओ कि इंडिया जब आजाद हुआ, ना तो इंडिया के पास पैसा था, ना इंडिया किसी कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते थे हमारे, ठीक है। इंडिया के पास ना सड़कें थी, ना टेलीफोन लाइंस थी, ना इलेक्ट्रिसिटी था, कुछ भी नहीं था। एंड द जवाहरलाल नेहरू इज सेइंग कि हमारा इंडिया जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर चलेगा। तो उस समय हमने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया कि उसको हम चुका नहीं पाए। अच्छा, अब तुम बोलो कि अब तुम्हारे दिमाग के अंदर आएगा कि ले लिया तो अच्छा किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट सो बैड, अच्छा किया, मैं कह रहा हूं, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब तुम बोलो कि सर ऐसे कैसे, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देता हूँ सर। हमारे साथ के साथ 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ, 1950-51 के अराउंड, 52 के अराउंड चाइना आजाद हुआ। चाइना मतलब लिबरल वो आजाद सा हो गया। चाइना के पास भी दो ऑप्शन थे, या तो वो एग्रीकल्चर के साथ जाता, या तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जाता। यू वोंट बिलीव मी, चाइना एग्रीकल्चर के साथ गया। उसने वहां पे कम्युनिज्म अडॉप्ट किया। उसने वहां पे सब लोगों को कहा, सारे लोगों को, मतलब सब लोगों को फोर्सफुली कह दिया कि आप खेती बाड़ी करोगे, ठीक है। अब हर बंदा खेती बाड़ी कर रहा है, कोई गेहूं बीज रहा है, कोई आलू बीज रहा है, कोई अलग अलग सब्जियां उगा रहा है, हर बंदा, हर घर के अंदर एक फार्मर है। एंड टिल 1979 चाइना ने अपने लिए इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, इतना ज्यादा खाना प्रोड्यूस कर लिया कि वो अपने सारे लोगों को खाना तो दे देता था। मतलब कोई उसके चाइना के अंदर कोई बंदा भूखा नहीं मर रहा था। तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई, भूखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा, चाइना ने इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर दिया कि वो दूसरे देशों को बेचना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसका फायदा ये हुआ कि जब उसने दूसरे देशों को अपना खाना बेचना शुरू कर दिया, आटा दाल चावल वगैरह ये सब बेचना शुरू कर दिया, उसके पास पैसे आ गए। एंड इन द अर्ली 1980s चाइना सेड कि अब हमारे पास इतना ज्यादा पैसा आ चुका है, इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व आ चुका है, नाउ वी डिक्लेयर चाइना टू बी एन इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करेंगे। तब जाके जब उसके पास पैसा आ गया, उसने विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ लोन, किसी तरह का उसने बिल्कुल कर्जा नहीं लिया, ना वर्ल्ड बैंक से ना इंडियन मॉनेटरी फंड से, कहीं से कर्जा नहीं लिया। उसने खुद की फैक्ट्रीज लगाई, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। उसने डिफेंस सेक्टर मजबूत किया। उसने लोगों को कंपलसरी कर दिया कि चलो अब टाइम आ गया है कि हमारी जो मिलिट्री पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड टुडे यू सी इट, कोई चाइना से पंगा लेने को तैयार ही नहीं है। हर चीज। भैया एक साथ क्यों नहीं किया? फॉर एग्जांपल इंडिया, नेहरू तो एक साथ भी कर सकता था, लाइक एग्रीकल्चर और फूड एक साथ स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, एक्चुअली देखो हल्का सा ना, लोन यहाँ लेकर। पे यहाँ पे एक चीज आती है। अब अगर मान लो नेहरू जी एग्रीकल्चर को साथ में लेके चलते, तो वो चाइना वाला मॉडल अपनाते। बिकॉज ऑलरेडी देखो, अभी अगर मैं अपने पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब इतना ज्यादा वीट उगाता है कि हम अपना जो आटा जो है वो कनाडा और यूके ब्रिटेन तक बेचते हैं, ठीक है। और आजकल तो वो नई नई बीमारियां आने लगी है ना, वो जो लैक्टोज फ्री या ग्लूकोज फ्री आटा चाहिए होता है, तो वो भी पंजाब से बन के जाता है, ठीक है। बट तुम मुझे खुद बताओ कि आप लोगों को कह रहे हो कि आप खेती बाड़ी छोड़ो, इसकी जगह आप फैक्ट्रियां लगाओ। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि चलो ठीक है नेहरू जी हम फैक्ट्री लगा देते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि आप बाहर से ले लो ना, मैं आपको कर्जा ला कर देता हूँ। अच्छा, उस समय बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था।
ओनली आरबीआई वॉज देयर, और आरबीआई भी इसलिए सेटअप किया गया था कि सारे बैंक्स को देख सके। ओनली एसबीआई वॉज द ओनली बैंक एट दैट टाइम व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कर्जा लेना पड़ रहा है, कर्जे के ऊपर इतना हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जो आज के इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था उस समय अंग्रेजों को। तो तुम मुझे खुद बताओ कि कहाँ से इंडिया डेवलप कर जाता। मैन्युफैक्चरिंग तो हुई नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुई नहीं ढंग से। यही हाँ वही कहते हैं वही कि मैं कह रहा हूँ ना कि पहले capital- पहले एग्रीकल्चर सेक्टर था और मैन्युफैक्चरिंग को जंप करके वो टर्शरी सेक्टर में आ गया। अभी सेकंड वाला तो हुआ ही नहीं डेवलप इंडिया में। हाँ वही वही चक्कर है ना। हमने एक चीज जो हमारा, देखो इंडिया शुरू से स्ट्रांग था एग्रीकल्चर के अंदर, तो यार उस स्ट्रेंथ को यूज करते हैं ना नेहरू जी, ठीक है ना, उस टाइम की गवर्नमेंट में। आज क्या लगा। अगर देर से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया कोई इफेक्ट नहीं होगा वो? हाँ लाइक अगर कोई कंट्री देर से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा उसके? लाइक नहीं फॉर एग्जांपल चाइना क्योंकि आगे से, हाँ अमेरिका आगे से स्टार्ट किया था। हाँ तो उनके अब फायदा क्या है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट स्टार्ट किया या फिर बाद पहले स्टार्ट किया। द थिंग इज कि उन्होंने अपने पैसे पर स्टार्ट किया इंडस्ट्रियलाइजेशन, समझ रहे हो। उन्होंने किसी से कर्जा नहीं लिया। बिकॉज वेन एवर यू टेक अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, अभी आगे इसकी भी बात करेंगे, वेन एवर यू टेक अ लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस अपॉन यू कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप उनके नीचे दब जाते हो, ठीक है। और 2 से 3% का तो वो इंटरेस्ट रेट लगवाते ही लगवाते हैं, अगर चाहे आप वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लो चाहे IMF से पैसा ले लो, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसलिए मतलब पीपल से, और ये सिर्फ नेहरू जी का नहीं है, उसके आगे बहुत इतनी सारी गवर्नमेंट आई, इंदिरा नेहरू गांधी गवर्नमेंट आई, राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई। हालांकि उनके टाइम पे चंद्रशेखर राव की जो गवर्नमेंट, फिर सबसे अच्छा बूम चंद्रशेखर गवर्नमेंट के दौरान आया था, 1980s के दौरान जो आया था, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो उनकी तरफ जब वो लिबरलाइजेशन एकदम से खुला, और ये भी कहा जाता है कि इंडिया की लिबरलाइजेशन भी बहुत ज्यादा लेट हुई, पहले कर देते तो आज इतना ज्यादा हमें ना भुगतना पड़ता। तो उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा ना पैसे की बात करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि जब तक ये नोट नहीं थे, सिक्के नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो बार्टर सिस्टम यूज होता था, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो कि अगर क्या कहते हैं, मेरे पास टमाटर है, तेरे पास आलू है, तो हम एक दूसरे को एक्सचेंज करके, मुझे टमाटर चाहिए तुझे आलू चाहिए, हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। बार्टर सिस्टम। तो इसका फायदा क्या था कि भैया सबसे सिंपल चीज है, मैं टमाटर उगाता हूँ, तुम आलू उगाते हो, मुझे आलू चाहिए, तुम्हें टमाटर चाहिए, हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। मगर फॉरेन एक्सचेंज भी आजकल, मतलब ऐसा नहीं है कि बार्टर सिस्टम बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ये आज भी है। जैसे हम इराक से तेल लेते हैं, ठीक है, और हम उसको आटा दे देते हैं, और डॉलर और रेट के पैसे की हमें करने का नुकसान वो नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा फिक्र नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये उसके प्रोज हैं। बट बार्टर सिस्टम खत्म क्यों हुआ? बार्टर सिस्टम इसलिए खत्म हुआ, ये तुम देख रहे हो जहां में मेरा एरो है, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब फॉर एग्जांपल, मेरे पास टमाटर है और मुझे प्याज चाहिए, या मुझे कुछ और, मुझे छल्लियां चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे चावल चाहिए, और सामने वाले के पास वो नहीं है। सामने वाला कह रहा है मेरे पास तो आलू है, ले ले, लेने हैं तो ले ले, ठीक है। मतलब मेरी डिमांड कुछ और है, सामने वाला मुझे कुछ और ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई पहला रीजन ये था कि बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा ये है स्टोरेज ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटीज एंड लॉस ऑफ वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल जो पुराने जमाने में जो राजा होते थे, वो जो भी चीज मंगवानी होती थी ना, जो इंडिया में नहीं होती थी, वो बाहर से मंगवा लेते थे, और उसके बदले में सोना देते थे, सोना या चांदी देते थे। अब मुझे एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल मुंबई से एक शिप निकला, सोने से भरा हुआ, ठीक है, और वो ब्रिटेन जा रहा है, कम से कम 1 या 2 महीना लगेगा उसको वहां पे पहुंचने तक। बीच रास्ते में तो मुझे खुद बताओ, सोने की वैल्यू डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू डिग्रेड तो होगी ना। इन द सेम वे, जो अगर बार्टर सिस्टम के अंदर देखा जाए, तो अगर मुझे किसी को आम देने हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि तू मुझे आलू दे दे, मैं तुझे आम दे देता हूँ, सो इट मे हैपन कि आम गल जाए, सड़ जाए, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द कमोडिटीज एज वेल। आप उसको स्टोर करते हो नहीं करते, अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटीज भी नहीं थी उस टाइम पे, तो इसलिए भी ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। अच्छा, तीसरा ऐसा रीजन आता था कि बार्टर सिस्टम डज नॉट एनकरेज द स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक किसान है, जहाँ पे मेरा तुम एरो देख रहे हो, किसान कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है आटा ग्रो करूंगा अपने पास, ठीक है। पर अगर मान लो उसका कोई आटा खरीदता ही नहीं है, उसकी जगह कोई बंदा गाड़ियां खरीद लेता है, ठीक है,
बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना, किसान कहेगा कि मैं आपको 5 किलो आटा दे देता हूँ और तुम मुझे एक नैनो गाड़ी दे दो, या फिर मुझे तुम इंटरनेट दे दो आज के टाइम पे, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल। बंदा बोलेगा यार नैनो गाड़ी महंगी है और तेरा आटा सस्ता है ना, बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, इन द सेम वे यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लिया गया, प्रॉब्लम ऑफ फंजिबिलिटी कहते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में फंजिबिलिटी कहा जाता है। कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक सोने का हीरा है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक बहुत ज्यादा अच्छा घोड़ा है, ठीक है, जो बहुत तेज दौड़ता है। अब तुम मुझे ये कहो कि ऋत्विक तुम मुझे अपना ये क्या कहते हैं डायमंड का हीरा दे दो और मैं तुम्हें अपना बेशकीमती घोड़ा दे देता हूँ। वी कांट डू दैट बार्टर सिस्टम, राइट, बिकॉज घोड़े की अपनी वैल्यू है, डायमंड की अपनी वैल्यू है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि गोल्ड बार्स आर फंजिबल। गोल्ड बार्स आर फंजिबल कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2000 का नोट है, ठीक है, और मैं किसी दुकानदार को कहता हूँ कि मुझे वो तुड़वाना है, ठीक है, तो वो 100 100 रुपए के नोट दे देगा, मुझे 2000 तोड़ के दे देगा। इन द सेम वे अगर मान लो एक 250 ग्राम का ये गोल्ड का बार है, तो मैं 25 इंटू ऐसे 10 ग्राम वाले ले आऊंगा, पर इसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब आप उसको तोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो, बट ये चीज नहीं कर सकते। मतलब मेरे पास पूरा का पूरा एक डायमंड का हीरा है और मैं उसको छोटे 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 टुकड़े में तोड़ दूं और इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दूं और मैं कहूँ बात तो सेम ही है। कहाँ बात सेम हुई? वो जो कैरेट वैल्यू कहते हैं ना, उसकी डायमंड की कैरेट वैल्यू, सोने की कैरेट वैल्यू, वो तो खराब होगी ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट 100 कैरेट्स इनटू 1 डायमंड डज नॉट इक्वल टू द 1 कैरेट इनटू 100 डायमंड्स, राइट, ठीक है, उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो दैट्स दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि क्यों ये बार्टर सिस्टम खत्म हो गया। और आज के टाइम पे आप ये देख लो, करेंसी नोट्स आते हैं, ये पिंक रंग का 2000 का नोट, 4 नोट आ जाते हैं 500 के। 2000 का नोट दो तब भी आपको या माइक्रोमैक्स का फोन मिल जाएगा, 500 के 4 नोट दोगे तब भी आपको माइक्रोमैक्स का फोन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है बार्टर सिस्टम के अंदर। और दूसरी चीज ये है, अगर मैं इसको बॉन्ड्स के अंदर में लेके जाऊं, तो मुकेश अंबानी का जो बॉन्ड है, मतलब मुकेश अंबानी बड़े वाला भाई है और अनिल अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी छोटे वाला भाई है, राइट, और अनिल अंबानी बड़े वाला भाई है। तो दोनों के शेयर, क्योंकि दोनों की कंपनीज अलग अलग हैं, एक भाई डूब रहा है और एक भाई तो मचा रहा है एकदम, ठीक है। तो दोनों के शेयर्स के अंदर, ऑफ कोर्स दोनों के शेयर्स के अंदर जमीन आसमान का अंतर होगा। है दोनों की फेस वैल्यू, मतलब अभी हम जब हम शेयर मार्केट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक फेस वैल्यू होती है जो उसके ना फेस पे लिखी हुई होती है शेयर्स के। तो उसकी फेस वैल्यू मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है। अब वही बात आ गई कि 2000 का नोट तुम 500 के 4 नोट ले आओ, यही चीज लिखी है इसके अंदर। अच्छा, मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है कि तुम कुछ भी खरीद सकते हो पैसे के साथ साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है तो अगर किसी को यहाँ पे शेर व शायरी का अगर शौक होगा, सो किसी ने कुमार विश्वास को सुना है? ही इज अ वेरी फेमस पोएट, अगर किसी ने यस सुना सर, हो, है ना। Yes, sir. यस कुमार सर, यस कुमार सर। कुमार विश्वास की एक बहुत प्यारी कविता नहीं है, मतलब उसने कहा था कि पैसा बहुत कुछ होता है मगर सब कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, ठीक है। पैसा बहुत कुछ होता है मगर वो सब कुछ नहीं होता। जब सीता जी राम जी के साथ थी तो उनको सोने का हिरण चाहिए था। जब सीता जी राम जी के साथ थी तो उनको सोने का हिरण चाहिए था, और जब वही सीता सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कर रही थी। तो आई जस्ट एकदम से याद आया वो चीज, तो पैसे की बात चल रही थी, ठीक है। तो ये नोट्स की बात आनी स्टार्ट हो गई कि पैसा जो है, तुम कश्मीर में बैठे हो, कन्याकुमारी में बैठे हो, आज हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर बार्टर सिस्टम होता पुराने जमाने वाला तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाता, सोने की वैल्यू डिग्रेड हो जाती, बैलेंस शीट्स आती हैं, हम किसी को पे कर सकते हैं, बजट बना सकते हैं पैसे का, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है आज, ठीक है। और बाकी जो ब्लैक मनी वाला वो सारा हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेकेंडरी चीज ये है कि क्या कहते हैं, आप इसको बैंक में स्टोर कर सकते हो। आलू प्याज को आप बैंक में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, बैंक बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप उसको स्टोर कर सको। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यू कैन सेंड योर लाइक मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कहीं भी बैठे हो, एंड जस्ट विद अ क्लिक। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब आप अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उसका भुगतान कर सकते हो, वो भी किस्तों में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मुझे आज 2 किलो प्याज किसी को देने हैं, मुझे 2 किलो देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि 500 ग्राम आज दूंगा, 500 ग्राम कल दूंगा, 500 ग्राम 3 दिन बाद दूंगा, बिकॉज प्याज की वैल्यू, वही बात आ जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू खराब हो जाएगी, मगर नोट की वैल्यू खराब नहीं होगी ना। तो तुम किस्तें दे सकते हो, ईएमआई जिसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर, वैसे ना ये मतलब सारा मटेरियल ना हमने इसलिए बनाया बिकॉज दीज थिंग्स आर आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम एज वेल।
तो वहां पे ना तुम्हें पता है टेक्निकल टर्म्स के साथ जाना पड़ता है। सो दिस इज द प्राइमरी मेजर ऑफ वैल्यू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी फंक्शन क्या आता है पैसे का, कि तुम उसे स्टोर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, डेफर्ड मतलब किस्तों में दे सकते हो। और कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब होता है टर्शरी फंक्शंस, कि ये पैसा जो है एक क्रेडिट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नेशनल इनकम है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द बार्टर सिस्टम एंड ऑल दीज थिंग्स। अब ये थोड़ा तुम देख लो यहाँ से कि कमोडिटी आई, फिर मेटेलिक मनी आई, फिर पेपर टोकन करेंसी आई, बैंक मनी आई, और आजकल तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आते हैं मेटेलिक मनी के ऊपर, ठीक है। मेटेलिक मनी के ऊपर तो तुमने देखा होगा यार, सिक्के देखे होंगे सबने, ठीक है। पहले तो पुराने जमाने में 25 पैसे का सिक्का आता था, 50 पैसे का सिक्का। तो बार्टर सिस्टम के बाद जब तक ये नोट्स वगैरह नहीं आए, तो लोगों ने सिक्के वाला काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सिक्के वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया, और सिक्के वाला सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ? गुप्ता एम्पायर से। अच्छा, एक चीज ना यहाँ पे एक और आती है कि राइट, एक चीज आती है कि लोगों को हिस्ट्री सिविक्स पढ़नी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मतलब ये स्कूल टाइम में किस किस की ये प्रॉब्लम रहती थी कि हिस्ट्री सिविक्स हमें पता ही क्यों पढ़ा रहे हैं, गुप्ता जी जो चले भी गए, वो गुप्ता एम्पायर जो होता था, या मुगलों के बारे में पढ़ा रहे हैं हमें, क्यों ऐसा पढ़ा रहे हैं? एनीवन कैन आंसर मी, क्यों पढ़ाया जाता है अरे हमारे? उनकी गलतियां से सीखने के लिए हमें बताते हैं ना। हाँ, पहला रीजन, इससे पहला रीजन। और क्यों पढ़ाया जाता है? इतना ज्योग्राफी पढ़ाते उन्होंने हैं क्या और क्या 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 नया किया जो पहले नहीं क्या होता था। पॉलिसीज लेके आए थे और तुम और उसके, उससे क्या और हम मतलब उस पर इफेक्ट हेलो। पड़ा इस्तेमाल था? करते हैं। नहीं, और उससे क्या इफेक्ट पड़ा था? नहीं, वो है किसके लिए, मतलब मतलब वो क्या आम आदमी के लिए है, कि पुलिस ऑफिसर के लिए है, या किस लिए? वो नॉर्मल आदमी उनके के लिए। अपने तो बढ़िया के लिए है, किंग के बढ़िया होने के लिए। अच्छा, वैसे तो सबके लिए है, हाँ पर वैसे तो जो सबके लिए। गवर्निंग बॉडीज है बेसिकली उनके काम का ज्यादा है। बेसिकली उनकी पॉलिसीज ने लोगों को क्या अफेक्ट किया, और वो अफेक्ट की वजह से आगे उनके किंगडम का क्या फ्यूचर हुआ, वो हमें पता लगाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो ये चीज सर ना, हाँ हाँ हेलो। हाँ यार, सर, एक सेइंग है दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हम्म, तो व्हेन वी नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, बेटर टू स्टडी इट एंड लर्न फ्रॉम इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक्चुअली क्या कहते हैं ये, इवन तुमने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर भी ना प्रॉपर हिस्ट्री सिविक्स का अलग से पेपर होता है, ज्योग्राफी का अलग से पेपर होता है। सो इफ आई टेल इट फ्रॉम द लाइक, इफ तुम खुद मान लो कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट हो, तुम है ना एक बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, और इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, हालांकि पॉलिटिशियन बनने के लिए पेपर पुपर तो लेते नहीं है, होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ अनपढ़ लोग पॉलिटिशियन बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर। पर हमें ये हिस्ट्री ज्योग्राफी इसलिए पढ़ाई जाती है बिकॉज बीइंग एन इंडियन हमें पता होना चाहिए हमारे भूगोल के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, कि कहाँ पर किसान को क्या चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, कैसी बीज चाहिए, सो दैट अगर हम आगे जाकर कोई डिसीजन लेते हैं, कोई पॉलिसी रिकमेंड करते हैं, तो हमें पता हो कि हाँ पहले ये चीज हुई थी। जस्ट लाइक वंशिका सेड, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और अगर तुमने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, तो फिर वही गलतियां दोबारा हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज कहती है कि हम दोबारा डिमोनेटाइजेशन करेंगे, तो उसने सीखा ही क्या? डिमोनेटाइजेशन जो 2016 के अंदर हुआ था। तो यहीं पे एक बात आती है कि जब सिक्के स्टार्ट हुए थे, तो सिक्का स्टार्ट हुआ था गुप्ता मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, गोल्डन का सिक्का, सिल्वर का सिक्का, ठीक है। मतलब गुप्ता जी के, मतलब जो गुप्ता जी वो वाला नहीं जो तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं गुप्ता जी, गुप्ता एम्पायर जो था उनके टाइम पे 8 ग्राम का गोल्ड का सिक्का स्टार्ट हुआ था। इन द सेम वे 50 पैसे का आज के जमाने के अंदर वो स्टील का सिक्का, अगर तुम्हारे पास वो 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का होगा ना, वो स्टील वाला सिक्का, उसे कहते हैं हम टोकन। मतलब बाहर की कंट्री में सिक्का नहीं कहते, कॉइन भी नहीं कहते, टोकन कहते हैं हम, ठीक है। और वो हमने कहाँ से लिया है, मतलब ये स्टील से बनाना हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने मुगलों से सीखा है ना। तो हालांकि द प्रेजेंट गवर्नमेंट वोंट एक्सेप्टेड, बट ये हमने चीज मुगलों से सीखी है, उन्होंने ये स्टील का बनाना स्टार्ट किया था, उसके बाद ये पेपर मनी आना स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि आज का जो सिक्का है, जो हमारा 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का है, वो ना तो वो सिल्वर से बना है, ना वो सोने से बना है, वो एक मटेरियल से बना है, क्यूप्रो निकल। क्यूप्रो निकल मतलब कॉपर प्लस निकल का मिक्सचर बनाकर वो सिक्का बनाया जाता है। और वो क्यों बनाया जाता है, अब तुम खुद सोचो ना, कि मतलब सोने का सिक्का बंद क्यों हो गया, सिल्वर का सिक्का बंद क्यों हो गया? वो इसलिए बंद हुआ बिकॉज पुराने जमाने में लोग सोने के सिक्के को पिघला देते थे, पिघला के कुछ और बना लेते थे, उसकी वैल्यू डिग्रेड हो जाती थी, ठीक है। तो ये क्यूप्रो निकल का तुम क्या ही कर लोगे,
ठीक है, पिघला के भी क्या ही कर लोगे। वैसे अगर आज तुम अगर इंडियन कॉइनेज एक्ट, एक एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर, इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, ठीक है, तो तुम मेल्ट नहीं कर सकते सिक्कों को, बट हमारे इंडिया के सिक्के जो हैं वो बांग्लादेश को इंपोर्ट किए जाते हैं ताकि उससे वो रेजर ब्लेड बना सके। ठीक है, उनके पास इतने ज्यादा सिक्के बनाने की वो टेक्निक नहीं है, कॉपर प्लस निकल नहीं है उनके पास इतना ज्यादा, तो वो हमसे वो सिक्के लेते हैं और उन सिक्कों से वो ब्लेड बनाते हैं। ठीक है, जो शेविंग के लिए ब्लेड काम आते हैं ना, वो ब्लेड बनाते हैं वो। ठीक है, सो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मेटेलिक मनी इसलिए स्टार्ट हुई बिकॉज उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक मतलब अपने अंदर एक उसने एक वैल्यू है, जैसे सोने का सिक्का है उसकी अपनी वैल्यू है। अच्छा, सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का इसलिए भी बंद हुआ बिकॉज सोने और चांदी की क्वांटिटी भी तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड थोड़ी ना यार। खदान जो है किसी के कंट्री के अंदर खदान जो है वो एक लिमिटेड है यार, कितना को तुम खदान मतलब सोना निकाल लोगे या चांदी निकाल लोगे, तो इसलिए भी वो बंद हो गया। नोट तो चाहे जितने मर्जी छापते जाओ। ठीक है, तो ये मेटेलिक मनी मनी के बेनिफिट्स हैं कि नॉन पेरिशेबल है, ठीक है, कहीं खराब नहीं हो सकता, डिवाइड कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड में ये पॉसिबल था। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, अब वही वही चीज मैंने सिखाई है कि अगर मान लो मैं एक आम का रेट $1 रखता हूँ, ठीक है, या फिर आगे जाके एक आम का रेट $5 रख लेता हूँ, तो आम तो भाई मैं हर साल उगा लूंगा पेड़ के ऊपर, आम तो खत्म नहीं होगा, सोना तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर उस समय मैं क्या करूंगा। तो इसलिए भी ये सोना और चांदी का ये सिस्टम जो है खत्म हो गया। यू कैन रीड अबाउट इट, आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री। तभी मैंने बताया कि ये स्लाइड्स हम लोगों ने मतलब यूपीएससी के लोगों के लिए मतलब तैयार की थी कि कब कितना स्टार्ट हुआ, सिल्वर टांका, ये टांका, वो टांका। बट अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर आऊंगा, वो है नोट्स। अभी हमारे ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे मेरा एरो है, नरेंद्र मोदी, ये एक नया 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद आपने देखे होंगे ना कितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे नोट आ रहे हैं। 2000 का वो पिंकी रंग का नोट आ रहा है, 200 रुपए का वो है ना येलो रंग का नोट आ रहा है, हरे रंग का नोट आ रहा है, ब्लू रंग का नोट आ रहा है। ठीक है, तो क्या किसी ने सोचा है कि मतलब जो बंदा अंधा होगा, जिसको कुछ दिखता नहीं है, वो कैसे पता लगाएगा कि कौन सा 200 का नोट है, कौन सा 500 का नोट है, कौन सा 50 का नोट है? पता ही नहीं है उसको, कैसे पता चलेगा? एनीवन, या फिर जो कलर ब्लाइंड है, who cannot recognize। सर वो हाँ साइड ब्राइली में है उसमें डॉट्स नोट के जैसे साइड होते में, हैं, हाँ, लाइन डॉट से डॉट हल्का रेज सा पे रेज डॉट्स लाइन, साइड पे। क्या होती है, क्या होती है, एक साइड एक में रेज लाइन है, नोट जैसे पे साइड सर में कुछ 5 रेज रेज लाइंस है। लाइंस होती हैं। अच्छा लाइंस होती है 500 नोट के के नोट आस। में साइड में डॉट बना होता है, मतलब छू के पता चल जाता है वो। ये पिंक पिंक करके देखो रेज लाइंस होती है, तो अच्छा उसको रेज लाइंस देखकर होती हैं, फील ठीक है, करके वो समझ कर गया देते समझ हैं। गया। अच्छा ठीक है, तो यहीं तो पे ऋतिक रोशन तो उसका साइज देख के बता देता था कि कितने का नोट है। अरे यार ऋतिक रोशन भाई, बॉलीवुड की तो बात ही मत करो ना आज तो, मतलब अब ऐसे मरवाओगे किसी को। एक रूमर भी गया था कि यार नोट में चिप है, ये एक रूमर भी आया था। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा पहले मैं इससे पहले ये बात करूं कि क्या कहते हैं कौन सा नोट किस कौन से रंग का है क्या है, उससे पहले तुमने याद होगा 2016 के अंदर 8 नवंबर को ये शख्स हमारे टीवी पे आया था और इसने कहा था कि मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। These were the exact words that were used by the Prime Minister of India. कोई मुझे समझा सकता है इन शब्दों का मतलब क्या है? What do you mean by a legal tender? हालांकि इतनी अंग्रेजी आती नहीं है इस भाई को, पर चलो फिर भी कोई बता सकता है ट्रांजैक्शन नहीं होगा, सर आई उस थिंक मनी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन मींस नहीं बैंक होगा? को सबमिट कर सकते हो बट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लाइक कोई ट्रेड फेड नहीं होगा। हाँ बिल्कुल 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 सही। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है एक्चुअली कि उसको कहते हैं फिएट मनी। लीगल टेंडर से पहले एक टर्म आती है फिएट मनी। तो फिएट मनी का मतलब ये होता है वो पैसा जो गवर्नमेंट खुद बताती है कि आप इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, किसी भी किराने की दुकान पे लेकर चले जाओ या पूरे इंडिया में कहीं भी ले जाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। लाइक मैं 10 रुपए का नोट लेके जाता हूँ, 20 रुपए का नोट लेके जाता हूँ, कोई किसी दुकान पे मैं खरीदने जाता हूँ, हाँ अनटिल एंड अनलेस मेरी दुकान वाले से कुछ झगड़ा हुआ हो तो वो शायद मुझे मना कर दे कि भाग यहाँ से, मैंने तुझे सामान दे रहा। बट इफ इट्स नॉट दैट द केस, तो मेरा 20 रुपए का नोट 10 रुपए का नोट एक्सेप्ट होगा। दैट मीन्स इट्स अ फिएट मनी। और फिएट मनी पता कैसे चलता है कि ये फिएट मनी है? फिएट मनी पता चलता है कि तुम अपने नोट के ऊपर जब तुम पढ़ते हो कि उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं। तुमने देखा होगा आई प्रॉमिस द बेरर टू पे ₹500, और नीचे गवर्नर का साइन होता है। गवर्नर कौन है इस समय हमारा?
किसी को पता है? हालांकि सामने फोटो रखी हुई है, शक्तिकांता दास। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि व्हाई देयर इज सो मच कंट्रोवर्सी अबाउट हिज नेम शक्तिकांता दास? इतना क्यों बवाल मचा हुआ है इस बंदे को? जब से इसको आरबीआई गवर्नर बनाया ना, इतने लोग इसके अगेंस्ट है ना कि क्यों इसको बना दिया आरबीआई गवर्नर। एनीवन? कोई नहीं है, ठीक है। इसका मैं रीजन बताता हूं क्या हुआ कि इससे पहले हमारे जितने भी आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं, चाहे वो रघुराजन जी रहे हैं या फिर उर्जित पटेल रहे हैं, या उससे पहले भी इवन क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के साथ काम कर चुके हैं। यू ऑल नो दैट दीज पीपल दे वर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं। ठीक है, सो दीज वर द पीपल हु हैव सर्व्ड विद वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के साथ इन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 साल काम किया है। बट दिस पर्सन शक्तिकांता दास, ही इज एन आईएएस ऑफिसर। इसने ये भाई साहब ने सिर्फ एक क्या कहते हैं मतलब बीए करके एमए की है इकोनॉमिक्स के अंदर, और उसके बाद ही गेव हिज सिविल सर्विसेज एंड आफ्टर दैट ही गॉट इनटू दिस सम ऑफ द कमेटी ऑफ द आरबीआई, जो आरबीआई कमेटियां बनाती है ना उसके अंदर ये थे। और कहा जाता है कि ये एक्चुअली व्हाई ही वाज चूजन एज द आरबीआई गवर्नर, बिकॉज ही वाज वर्किंग क्लोजली विद अरुण जेटली जी। अगर किसी को पता हो, अरुण जेटली जी जो जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, तो क्या कहते हैं अपना उनके साथ ये क्लोजली काम करते थे। एंड ही इज द मेन पर्सन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था ना हमारे देश के अंदर, तो मेनली इन्हीं की करामात थी, शक्तिकांता दास की। और एक तीसरा रीजन, मतलब जो छुपा हुआ रीजन कहा जाता है कि दैट ही इज अ फॉलोअर ऑफ आरएसएस। ठीक है, तो इसलिए इनको ये बना दिया, आरबीआई गवर्नर बना दिया। और अभी तक देखा जाए तो इनकी पॉलिसीज ठीक ठाक ही है, मतलब ज्यादा नहीं है इनको मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, मतलब इनके बारे में जाना है और जितना मैंने पॉलिसीज देखी हैं, द पॉलिसीज आर डिजास्ट्रस। चेंज करना पड़ेगा, एक टाइम आ जाएगा जब चेंज करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी कि रघुराम राजन और उर्जित पटेल अपने टर्म खत्म होने से एक एक साल पहले, 6-6 महीने पहले रिटायर हो गए। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया मोदी जी को। तो बहुत बार तुमने न्यूज में सुना होगा कि अनबन चल रही है आरबीआई गवर्नर और सरकार के बीच में, वो अनबन ही होती है। और वो मैं तुम्हें आगे जाके जब आगे आगे हम चीजें पढ़ेंगे ना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा बोझ होता है आरबीआई गवर्नर के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, और वो कहते हैं भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहां से पैसा लाऊं? तुम अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज करो, तुम अपनी पॉलिसीज चेंज करो। गवर्नमेंट कहती है हम पॉलिसीज चेंज नहीं करेंगे। क्यों? इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो पहले ये है, यहाँ पे मेरा एरो आपको सबको दिख रहा है, गवर्नमेंट कॉइनेज एक्ट 1906। ये 1906 का। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ जो इतना बड़ा है वो ये है कि जो अंग्रेज हमारे इंडियन पीनल कोड बनाकर चले गए 1800 का, 1860, 1870 का, बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो आज के टाइम तक चलते आ रहे हैं, अमेंड ही नहीं हुए। तो ये 1906 का कॉइनेज एक्ट था जो 2011 के अंदर जाकर कुछ चेंजेस हुए। इसके अंदर क्या चेंजेस हुए कि 1 रुपए 16 आने का, 1 आना 12, ये 1955 तक था। बट उसके अंदर एक चेंज ये हुआ कि आप कॉइन्स जो हैं वो सिर्फ 1000 रुपए तक बना सकते हैं। मतलब जैसे 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, तो अगर मुझे 1000 रुपए का सिक्का बनाना मैं बना सकता हूं, बट 2000 का सिक्का नहीं बना सकता। ये एक लिमिटेशन उसके अंदर रखी गई। और दूसरा ये है कि बाकी सारे जो नोट होते हैं ना, उन सब के ऊपर आपको गवर्नर का साइन दिखेगा, पर 1 रुपए के नोट के ऊपर आपको फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन दिखेगा। ठीक है, मतलब इसको बीच में बंद कर दिया था हमने, बट ये 2017-18 में दोबारा स्टार्ट हो गया। तो 1 रुपए का नोट के नीचे आपको, मैं धारक को 1 रुपए देने का वायदा करता हूं, उसके नीचे शक्तिकांता दास के साइन नहीं होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होंगे। और फिर एक आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट 1934 का। तो 1938 में कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 का नोट छाप सकते हो। जैसे आज के टाइम पे 2000 का नोट है हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा आज के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो 10,000 का नोट छाप सकती है, और वो गवर्नमेंट का डिसीजन अपना। अच्छा अभी हम बात कर रहे थे फिएट मनी की। फिएट मनी वो होती है जो कि एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब आप उस नोट को कहीं भी लेकर चले जाओ, आप खरीदारी कर सकते हो, किसी भी राशन की दुकान पर चले जाओ। पर अगर वो फिएट मनी नहीं है तो वो सिर्फ देखने के लिए है। फॉर एग्जांपल उसे हम कहते हैं कॉमेमोरेटिव नोट्स, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स। ठीक है, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स कौन से होते हैं? जो किसी ना बड़ी शख्सियत के याद में निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब अभी पीछे क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब डेथ हुई थी 2018 के अंदर, तो उनकी याद में उनके शक्ल वाला एक सिक्का निकाला गया था, जहां पे मेरा ये एरो आपको दिख रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सिक्का निकाला गया था। अब बात यह है कि ये है एक
कॉइन है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं इसके ऊपर लिख दूं 100 रुपए, तो ये 100 रुपए का सिक्का नहीं होगा, ये बिकेगा वैसे तुम्हें मिलेगा 5,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये एक ये लीगल टेंडर नहीं है, फिएट मनी है। फिएट मनी मतलब सरकार ने लॉन्च किया है, पर तुम इसको किराने की दुकान पे जाके एक बिस्किट का पैकेट तक नहीं ले सकते। दैट्स इट। वो मतलब तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम शायद क्या कहते हैं, तुम्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़े अच्छे लगते हो, इन द सेम वे महाराणा प्रताप से थोड़ा लगाव हो तुम्हारा। तो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामी चिन्मयानंद जी का ये निकाला था, अगर तुम ये देख सकते हो तो ये स्वामी चिन्मयानंद जी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ लीगल टेंडर भी इनको कह दिया था, मतलब अगर तुम इनके सिक्के को किसी राशन की दुकान पे लेके जाते हो और कहते हो मुझे पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा तुम्हें। बट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने फिर बाद में नोटिफिकेशन कह दिया था कि नाउ इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। तो वो थोड़े टाइम के लिए होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर एक बात आती है, एक और क्या कहते हैं दिमाग के अंदर चीज आती है, ऐसे ही थोड़ा पैसे के बारे में बात करते करते, कि जो सिक्के हैं वो आरबीआई क्या कहते हैं, जो नोट है वो आरबीआई बनाता है और जो सिक्के हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। अब तुम बोलोगे ये क्या पागलपंती है, मतलब सिक्के सरकार बना रही है, नोट्स आरबीआई बना रही है। अरे यार एक साथ मिलके काम कर लो। और अगर आपके दिमाग के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझ लो कि इसका कोई आंसर नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री जी को जब भी वो मन की बात करते हैं, या फिर आप उनको ट्विटर पे टैग करके लिखो कि क्यों मोदी जी सिक्के जो है वो सरकार बनाती है और नोट्स जो है वो आरबीआई बनाती है, दोनों को क्लब कर दो। सजेशन फ्रॉम यू, बट इट्स नॉट गोना हैपन, और ये आज तक किसी ने सोचा भी नहीं कि ऐसा क्यों होता है। तो सिक्के कहाँ कहाँ बनते हैं जी? महाराष्ट्र के मुंबई में बनते हैं, बंगाल के कलकत्ता में बनते हैं, अलीपुर में, यूपी के नोएडा में सिक्के बनते हैं, और तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर सैफाबाद और चेरलापल्ली इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी सिक्कों की बात, ठीक है। सिक्के लिमिटेड हैं हमारे पास। अच्छा, किसी ने वो सीन सुना है जब स्टार्टिंग में याद करो, जब सैमसंग का गैलेक्सी 5 आया था, तो वो जो टॉकिंग टॉम आया था, तो दो कंपनीज के बीच में लड़ाई हो गई थी, एप्पल के बीच में और सैमसंग के बीच में लड़ाई हो गई थी। एप्पल स्टोर ने भी अपना टॉकिंग टॉम निकाला था और सैमसंग ने भी अपना टॉकिंग टॉम निकाला था, और दोनों के बीच में केस हो गया था कि किसने निकाला है, किसका असली वाला है। किसी ने सुना है ये चीज? किसी ने सुना हो ये कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था? नहीं सुना किसी ने? सच में नहीं सुना किसी ने? सर झगड़े वाली बात नहीं सुनी, वैसे टॉकिंग टॉम तो पता है। अच्छा अच्छा, नहीं, झगड़े वाली बात सुनी थी बट ये नहीं पता था वर्डिक्ट क्या है या कुछ। हाँ, मैं तुम्हें वर्डिक्ट बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, क्योंकि बिकॉज एप्पल नहीं जानता था एक ये है प्रॉब्लम है टॉकिंग टॉम के लेकर, एप्पल था जानता नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि उस टाइम पे इट वाज ईयर अराउंड, मुझे याद नहीं, 2012 की बात है। 2012 के अंदर जब ये सैमसंग गैलेक्सी नोट सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च हुआ था, और हर तरफ टीवी पे ना ऐड आती होती थी टॉकिंग टॉम यूज करते हुए। तो उसी के नेक्स्ट या 2 हफ्ते बाद ही ना एप्पल ने अपना आईफोन निकाला था, और एप्पल स्टोर के अंदर इन्होंने ना टॉकिंग टॉम लॉन्च कर दिया था। तो सैमसंग ने केस कर दिया था कोर्ट के अंदर कि दिस इज आर ओरिजिनल प्रोडक्ट। तो एप्पल ने केस कर दिया था कि ये हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑलरेडी हम इसको अपनी लैब के अंदर बना चुके हैं ये, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा झगड़ा चला, बहुत लंबा केस चला, और एंड में सैमसंग जीत गया था। तो कुछ बिलियन डॉलर्स का केस था, वो जीत गया था। और तुम खुद सोचो, एप्पल ने वो बिलियन डॉलर्स रुपए पता कैसे दिए? ना ट्रांसफर किया, ना पैसे दिए, 3 से 4 ट्रक सिक्कों से भर के, जैसे भीख नहीं देते किसी को, 3 से 4 ट्रक सिक्कों से भर के सैमसंग के ऑफिस के बाहर खड़े कर दिए थे उसने कि ले बेटा ले, दे दिए, जा तुझे जो करना कर। तो यहाँ से मैं इसको पॉइंट को आगे जोड़ना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए की पेमेंट है, 4 लाख रुपए की पेमेंट है, और तुम किसी दुकान पे जाके कहो कि मुझे टाटा नैनो खरीदनी है 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की, और तुम मतलब बैग भर भर के लेके जा रहे हो सिक्कों के, ठीक है, और एक एक सिक्का कह रहे ले, 1 5 का सिक्का, 2 5 का सिक्का, और मतलब उसके थाली में देते जा रहे हो, या उसको कह रहे हो कि मैं सिक्के लेकर आया हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैन लगा दिया, या फिर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप 10,000 मतलब 1,000 से ज्यादा की पेमेंट जो है वो सिक्कों में नहीं कर सकते। इन द सेम वे उन्होंने करेंसी के ऊपर भी फिर एक वो लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। हालांकि एक आरबीआई एक्ट तो कहता है कि आप बैंक को कहीं भी लेकर, मतलब नोट को कहीं भी लेकर चले जाओ, वो वैलिड होगा। बट फाइनेंस एक्ट 2017 के अंदर आया कि 2 लाख से कम की पेमेंट ही आप कैश में कर सकते हो। अगर 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट है, सो द गवर्नमेंट एडवाइज कि आप चेक में करो, डिमांड ड्राफ्ट करो, नेफ्ट करो, ये भी आगे पढ़ेंगे एंटायर अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तुम्हारा
मॉरल आउटरेज हो लेकिन सकता है। सर लेकिन सर इसमें अगर आपके पास पैन कार्ड रहता तो आप 2 लाख से भी ऊपर की पेमेंट कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइस किया है कि आपको ना चेक यूज करना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट यूज करना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए। वो तुमने देखा होगा ना, वो शिवाजी द बॉस वाली मूवी देखी होगी कि वो कितना सारा करेंसी के अंदर डील करता है, तो वो सारा का सारा ब्लैक मनी हम्म, उसी से जनरेट होता है। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हेल बेंट अपॉन दिस कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, कि क्यों वो चीज होनी चाहिए। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो मैंने तुम लोगों से पूछा था वो ये था कि अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के नोट्स आते हैं, तो कैसे पता लगेगा। तो अभी किसी बंदे ने कहा था कि वो ना शेप आती है, स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप, ठीक है। तो अभी 2019 के अंदर भी इवन गवर्नमेंट ने ना 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का नोट किया था, मतलब नोट निकाले थे, और उसके अंदर 12 साइडेड पॉलीगन था। मतलब जो 20 रुपए का कॉइन था ना, उसकी शेप राउंड नहीं थी, गोल नहीं थी, वो 12 साइडेड पॉलीगन, जिसे हम कहते हैं डोडेकागन कहते हैं, ठीक है, उससे बना था। निकल सिल्वर का था, और लाइक कोई उसके एजेस पे कुछ शार्पनेस नहीं थी, मतलब पॉलीगन शेप का बनाया हुआ है। एंड इट वाज डिजाइंड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है, उनसे बनाया गया था। बाकी सारे तो आपको गोल गोल सिक्के ही मिलेंगे। बट ये देखो, ये जो नए सिक्के हैं एकदम 500 का, 2000 का, ये मतलब ये ना कितने अच्छे अच्छे नोट, कितने प्यारे प्यारे नोट है। अब अंधे बंदे को कैसे देखेगा, ये पुराना नोट है जो 1000 500 का नोट जो है। गांधी जी, अब एक एक चीज नोट करवाता जाऊंगा मैं तुम लोगों को। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ओल्ड जो पुराने नोट थे उसके अंदर तुम्हें ये जो पत्ती दिख रही है, ये लाइन सी जो दिख रही है तुम्हें, जहाँ पे मेरा एरो है, ठीक है, यहाँ पे अगर तो 50 का नोट था तो स्क्वायर शेप होती थी, ट्रायंगल, अगर 100 का नोट है तो ट्रायंगल होता था, 500 का नोट है तो सर्कल होता था, और डायमंड के मतलब 1000 के नोट के लिए डायमंड होता था। बट अब अब पहले यहाँ पे देखो, गांधी जी यहाँ पे राइट में है, जो नया नोट है गांधी जी लेफ्ट पे आ गए, ठीक है। और उसका जो टकला जो है, मतलब सॉरी सॉरी टू से दिस, गांधी जी का जो सिर है ना वो थोड़ा उठा हुआ है, सो दैट यू कैन फील दैट टच, ठीक है। इसको कहते हैं रेज्ड प्रिंटिंग, अकल मतलब ऑल्सो नोन एज इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं इसे, ठीक है। तो गांधी जी लेफ्ट पे आ गए, गांधी जी का सिर थोड़ा उठा हुआ है। दूसरा ये है कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए 10 50 का जो ये जो मतलब साइज है, ठीक है, अभी किसी ने कहा था कि लाइंस लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो 100 रुपए के नोट पे तुम्हें ये 2 लाइन, 1 2 3 4, जहां पे मेरा एरो है, ठीक है, तो ये 4 लाइनें तुम्हें यहां से दिख गई। और अगर मैं बात करूं 200 के नोट पे, तो 4 लाइनें और उसके बीच में 2 सर्कल दिखेंगे, और गांधी जी थोड़े उठे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4, बीच में 2 सर्कल, ठीक है। तो यहां से भी पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे मैं दिखा भी दूं, मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूँ, 200 रुपए देने का वायदा करता हूँ, नीचे उर्जित पटेल का साइन है, मतलब ये पुराने वाला है, अब तो शक्तिकांता दास आ गए, ठीक है। ये सिल्वर लाइनिंग की होती है। अरे वो क्या कहते हैं, MICR के लिए, वो रिकॉग्निशन के लिए होता है, आगे मैं बताता हूँ। इसके अंदर वो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ताकि जाली नोट ना आ जाए, बिकॉज बहुत सारी, अगर मान लो आज तुम्हें नोट्स आइडेंटिफाई करने हैं ना कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, तो उसके ऊपर एक ना मैग्नेटिक इंक से ना हमने कोटिंग कर रखी होती है, तो वो ना पता चल जाता है कि नोट असली। कई बार तुमने देखा होगा ना, लोग ऐसे नोट करके देखते हैं कि ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि नोट असली है कि कौन सा नकली है, तो वो इसी चीज को देखते हैं, वो लाइन को ही देखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ना एक इंक सी होती है, अगर वो नजर आ जाए ना तो वो पता चल जाता है कि असली है कि नकली है। नहीं तो मशीन्स तो होती हैं दुकानों पे बड़ी बड़ी, या फिर बैंक्स के अंदर। इन द सेम वे 100 रुपए के नोट पे 4 लाइनें हैं, ब्लीड लाइंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। ऐसे ही 500 रुपए के नोट पे आपको 5 लाइनें मिलेंगी, 1 2 3 4 5, और 7 मतलब जो 2000 वाला नोट है उसके ऊपर 7 लाइनें मिलेंगी। सो अगर तुमसे कोई ये पूछे कि अगर सरकार आज 1000 रुपए का नोट निकाले तो उस पर कितनी लाइनें होंगी, 6 लाइनें होंगी, ठीक है। तो ये पहले जो रानी के टाइम पे, जो इंग्लैंड की रानी होती थी ना, उसके टाइम पे भी यही लिखा होता था दैट, जैसे हमारे नोट्स पे लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूँ। तो ये जो $1 है ना, उस समय $1 के नोट के, अगर आप $1 का नोट लेके जाते हो ना वहां पे ब्रिटिश बैंक के अंदर, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो आपको 14 ग्राम गोल्ड मिलता था। और अगर आप पाउंड लेकर जाते हो तो आपको 73 ग्राम गोल्ड मिलता था। तो अगर हम वो क्या कहते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करें, तो 14 ग्राम इज इक्वल टू $1, तो 73 ग्राम उस हिसाब से एक्सचेंज रेट, मतलब 1 पाउंड किसके बराबर आ गया, $5। बट बाद में वही सिस्टम, वही एक रीजन खत्म हो गया कि सोना कितनी की देर तुम एक कंट्री के पास कितना का सोना आ जाएगा, तो इसलिए ये चीज बंद हो गई। तो मैं धारक को आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ 2000 रुपीज, वो मैंने तुम्हें रीजन बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो 2000 का
नोट है वो 2000 का वैल्यू का रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगी 10%। फॉर एग्जांपल अगर 10% इन्फ्लेशन महंगाई दर जा रहा है तो 2000 का 10% करो 200 रुपए, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2200 रुपए मिलेगा अगर तुम बैंक में रखते हो। या फिर अगर बैंक का 6% रेट जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें 2120 रुपए मिलेंगे, जो 2000 है तो 2000 ही मिलेगा तुम्हें। तो ये एक चीज है, ठीक है। एक और चीज में तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आई डोंट नो कि तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये अभी बात चल रही थी कि जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर जिनको पता नहीं चलता कि क्या होना चाहिए, मतलब कैसे पता चलेगा अंधे लोगों को, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स हमने बता तो दिया कि ट्रायंगल, सर्कल वगैरह, स्क्वायर वगैरह यूज होता है, बट फिर भी यार इट्स अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम। तो IIT रोपड़ ने एक ऐप लॉन्च किया था, रोशनी ऐप, ठीक है। एंड इवन इसी साल 2020 जनवरी के अंदर भी RBI ने एक ऐप लॉन्च किया था, मनी, MANAI, मोबाइल एडेड नोट्स आइडेंटिफायर ऐप, ठीक है। एक डैफोडिल नाम की प्राइवेट कंपनी है, उससे ये ऐप बनवाया था इन्होंने, RBI ने। और वो करता क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट, तुम्हें कुछ नहीं करना, उस ऐप के नीचे अपना वो नोट रख दो एंड बेस्ड अपॉन दैट वो खुद रिकॉग्नाइज कर देगा, और वो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, उसके अंदर आपको बता देगा कि ये 200 रुपए का नोट है या ये 500 रुपए का नोट है। वो बोल उठता है, वो ऐप खुद ही बोल देता है। और अगर तुम बंदा मतलब सुन नहीं सकता, डेफ है, देन इट विल सेंड द सीरीज ऑफ वाइब्रेशंस, अलग अलग वाइब्रेशन सेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 50 का नोट है तो एक बार वाइब्रेट करेगा, 100 का नोट है तो 2 बार वाइब्रेट करेगा, ऐसे। तो उस हिसाब से बंदे को फिर पता तो चली जाएगा कि कौन से वाला नोट है। दूसरा ये है कि 10 रुपए के नोट के ऊपर अलग अलग इमेजेस आनी शुरू हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, सेम इमेज चलती थी। 10 रुपए के नोट पे वो जो उड़ीसा का सन टेम्पल है उसकी फोटो लगी हुई है, 20 रुपए का नोट है तो वो ग्रीनिश येलो है तो अजंता एलोरा की फोटो लगी हुई है। इन द सेम वे जो 2000 का नोट है उसके ऊपर वो जो 2013 के अंदर हमारा मंगलयान गया था उसकी फोटो लगी हुई है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग की डीमोनेटाइजेशन भी, कि अच्छा डीमोनेटाइजेशन भी जब मोदी जी ने कहा था दैट इट विल नॉट बी अ लीगल टेंडर, तो उससे पहले हमने एक वो पास किया था, लॉ पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। RBI इट्स नॉट बाउंड टू ऑनर दिस, बिकॉज उसके बाद 500,000 का नोट तुम्हें मिलता है तो वो कहीं एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उसके लिए टू अवॉइड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड अ स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑर्डिनेंस 2016 एक्ट, जो कि 2017 के अंदर बजट के अंदर एक एक्ट बन गया, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि जब राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं होते तो गवर्नमेंट अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज पास करनी हो तो वो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पास कर दिया था विच बिकेम एन एक्ट आफ्टर दैट, ठीक है। तो उसके उसके थ्रू फिर डीमोनेटाइजेशन वो कर पाए। और उसके बाद की बात जो अब हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वो है दिस नेफ्ट RTGS। मेरे ख्याल से बहुतों ने सुना, क्या कहते हैं, तुम्हारी जो कॉलेज की फीस है वो मेरे ख्याल से इसी के थ्रू भेजी होगी, आपके पेरेंट्स ने भी, कि नेफ्ट कर दिया मैंने, RTGS कर दिया मैंने, ठीक है। तो अभी के लिए पहले पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि किसी का कोई डाउट हो, यहाँ तक किसी का कोई डाउट। और अभी ना बहुत बेसिक है, मतलब अभी तुमने भी देखा होगा कि ये थोड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो मे बी इट मे हैपन कि तुम्हें थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, बट उसके बाद जब हम बिल्कुल कोर इकोनॉमिक्स और कोर फाइनेंस तक पहुंच जाएंगे ना, मतलब इट्स हार्डली 3 to 4 लेक्चर्स और मोर, तो जब तब हम RBI तक की बातें कर रहे होंगे कि पूरा इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, कैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के 1-2-3 लेक्चर्स तक तुम्हें मेरे साथ थोड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। कि थोड़ा ये चीजें सुननी पड़ेंगी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अभी तो मैंने GDP का भी नहीं बताया, मैं GDP का बताने वाला था, बट एज आई सेड कि मैं 1 घंटे से ज्यादा लूंगा नहीं, बिकॉज तुम सबकी भी असाइनमेंट्स और क्लासेस वगैरह चल रही हैं, ठीक है। सो समझ सकता हूँ। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो? सर फिएट मनी और लीगल टेंडर्स में मतलब ये डिफरेंस है ना कि फिएट मनी गवर्नमेंट निकालती है बट उसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं कर हाँ सकते। हाँ, बस बस यही यही फर्क है कि फिएट मनी ने गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि हाँ हमारे द्वारा ये आ चुका है, बट वो लीगल टेंडर नहीं है, तुम उसको यूज नहीं कर सकते कहीं राशन की दुकान पे सामान खरीदने के लिए। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और कोई नहीं है भाई, यहाँ बाकी सारे सो गए क्या? नहीं भैया हो। अच्छा नहीं कोई, नहीं भाई, आपने समझाया अच्छे से, अच्छा मुझे कोई कल लग गई हाँ समझ। कौन कह रहा था ग्रुप के ऊपर कि दैट आई एम अ महाभारत और अ रामायणा फैन, कौन कह रहा था? अरे बता दो भाई, मतलब मैंने कहा था कौन मैंने कहा था कौन कौन यार मुझे, आदित्य।
आदित्य, अच्छा। और कोई भी है यार, मुझे बता दो यार, लाइक अब मैं एक एक नाम करके लूं क्या? एक तो अपना ही बंदा है, आशीष हाँ मेरे को लगता कपूर है। है, इसकी भी प्राजक्त। बातें करेंगे क्या? अरे 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 यार, तुम लोग तो देखो यार, तुम लोग ना बिल्कुल नए हो, ठीक है? नहीं तो हमारे जो मतलब जो तुम्हारे सीनियर्स है, जो मतलब ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले हैं, आफ्टर ऑल दिस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वर्कशॉप, हम एक 15 मिनट का ना मतलब महाभारत और रामायण सेशन रखते थे। एक दूसरे से ऐसे बात करते थे कि अच्छा तुम्हें क्या चीज अच्छी लगती है महाभारत के अंदर, मतलब है ना, मतलब होना चाहिए ना। तो मतलब कोई है यहाँ पर कोई ऐसा जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके कि उसको कोई भी एक सीन महाभारत का कुछ अच्छा लगता हो, जो याद हो, उसको हमेशा के लिए याद रहा हो? कोई ऐसा बंदा? दिव्यांश है, गुरलीन है, यहाँ पे नंदिनी है, पारुष है, रिया है, सरताज बीर है, मैं एक एक करके नाम कैसे ले सकता हूँ, योशना है, यशवर्धन है, वंशिका है। यार कितने सारे लोग हैं, एक तो तुम कैमरा भी ऑन नहीं करते, ठीक है, ऊपर से मैं ही बोलता जा रहा हूँ। तो कोई एक तुम्हारे मन के अंदर सीन याद हो, नहीं तो मैं अपना सुनाकर चला जाऊंगा। मतलब मैं तो ऐसा बंदा हूँ, दिस अविनाश नोज दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। हम दोनों एक साथ स्कूलिंग कर चुके हैं, तो बोलने की आदत तो मतलब कोई रोक दे तो रोक दे, राइट? तो कोई ऐसा बंदा, प्राजित और आदित्य, तुम्हें ऐसा क्या अच्छा लगता है महाभारत के अंदर और रामायण के अंदर जो तुम्हें मतलब मंत्र मुग्ध कर देता है, या कुछ ऐसा कोई सीन याद हो छोटा सा? अरे यार हाँ या ना तो बोल दो। मैं बताता हूँ एक बहुत बेसिक सा है बट मुझे अच्छा लगा। मतलब एक बार क्या हुआ था कि जब पांडव लोग थे वो वनवास में थे तो हस्तिनापुर वापस आए थे, तो एक कार्ट पे वो कुछ मिट्टी या कुछ सामान लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ, उनकी कार्ट गड्ढे में धंस गई क्योंकि वो ओवरलोडेड थी। तो उसी समय वहां पे दुर्योधन और कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, उनका रथ आया। तो उनके रास्ते में वो कार्ट आ गई थी बीच में। तो उसकी वजह से वो रुक गए। फिर दुर्योधन गुस्सा हो गए, हटा क्यों नहीं रहे, क्या कर रहे हो, ये है ये है। तो वो फिर चिल्लाने लग गया। तो उसी समय कर्ण नीचे उतरा तो उसने कहा कि आप मत जाओ, मैं उनकी सहायता करके हटा देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, फिर साथ में वहां पे अर्जुन था और भीम था। उन दोनों ने और कर्ण ने सब जोर लगा के कार्ट को गड्ढे से निकाला और साइड कर दिया। तो इसमें फिर कर्ण ने उन्हें कहा कि ये कार्ट जो है ये तभी धंसेगी जब इसको ओवरलोड कर दोगे, वरना अगर ओवरलोड नहीं करोगे किस चीज को तो वो चाहे सड़क खराब हो या उबड़ खाबड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर ओवरलोड होगी तो तभी आप मार्ग से खराब हो जाओगे या रुक जाओगे या भटक जाओगे बीच में ऐसे। सही है, सही है। अच्छा, मैं और किसी को कुछ अब शेयर करना है? मैं इसको एग्जैक्टली क्या शब्द थे उनके हम्म। वो नहीं समझा पाया, पर थोड़ा थोड़ा मुझे याद, जितना याद है, क्योंकि इतना सीरियसली नहीं देखा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और किसी को शेयर करना है इससे पहले मैं अपना शेयर करूं? नहीं शेयर करना सही में? अरे अच्छा, अरे आप ही कर यार, दो। वी हैव अ स्पेशल पर्सन। अरे पलकरण भी तो है यहाँ पर यार, मैंने देखा ही नहीं। पलकरण, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मतलब कुछ शेयर करने के लिए यार? मतलब तुम तो सेकंड ईयर की हो यार, मतलब तुमने भैया तो आप शुरू करो, फिर मेरे को आ जाएगा कुछ ना कुछ बोलने को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो यार क्या कहते हैं, हमारे इंडियन पोएट्स में से ना एक बहुत ही फेमस पोएट हुए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। तुमने अगर नाम सुना हो रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो लाइक उनकी एक पोएम है रश्मि रथी, ठीक है? और उसका ये थर्ड भाग है, तृतीय सर्ग कहते हैं, कृष्ण की चेतावनी। अच्छा, मैं तुम्हें ना एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि ये किसके बारे में है, ताकि बीच बीच में कुछ अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आए ना तो तुम अंदाजा लगा पाओ कि हाँ ये क्या क्या बात हो रही है। तो अगर तुम कृष्ण के बारे में जानना चाहते हो ना, तो कृष्ण इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कहते थे कि अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ भी मुश्किलें आती है ना, तो तुम उसको एक स्माइल से ठीक कर सकते हो। और अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो एक पल का गुस्सा तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है, ठीक है? पर थे तो कृष्ण जी भी इंसान के रूप में आए थे तो विष्णु के अवतार थे, मगर इंसान के रूप में आए थे। तो कुछ ऐसे क्षण हैं जब कृष्ण भगवान को खुद बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और जब जब उनको गुस्सा आया पूरी प्रलय आ गई। और वन ऑफ दोस मोमेंट्स वाज कि जब पांडवों का वनवास खत्म हो गया, ठीक है, तो कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर, उनका मतलब झगड़ा सुलझाने, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ है कौरवों और पांडवों के बीच में, तो उनकी बात लेकर हस्तिनापुर गए थे श्री कृष्ण भगवान की, और ये बोलने गए थे कि भाई यार तुम दोनों भाई भाई हो,
तो ये झगड़ा छोड़ो, और जो क्या कहते हैं, जो जमीन है, जमीन का झगड़ा है ना, तो आपस में आधा आधा बांट लो। बट वहां पर क्या हुआ कि जब वो कृष्ण शांति दूत बनकर गए, संदेशा लेकर गए पांडवों का, तो वहां पे दुर्योधन ने अपने सैनिकों को बोल दिया कि कृष्ण को पकड़ लो, इसको बेड़ियों से बांध दो। और तब भगवान श्री कृष्ण को ऐसा गुस्सा चढ़ता है, तो वहां पर वो ऐलान करके आते हैं कि बेटा अब तो ऐसा रण होगा, ऐसा महाभारत का युद्ध होगा और तुम सब मरोगे। तो उसको एक पोएटिक रूप देने के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं उस सेशन की तरह बात नहीं करूंगा कि जहां पे तुम मुझे बीच में टोको कि भैया इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, बट आई विल गो, मैं साथ साथ में समझाता जाऊंगा और उसके बाद फिर मुझे बताना कि कैसा लगा, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। देखें आगे क्या होता है मतलब कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि किस्मत तो सारी उम्र नहीं सो सकती ना, तो देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, अच्छे राह पर लाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, भाई अगर भाई हो तो आधा आधा कर लो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं 5 ग्राम दे दो, 5 गांव दे दो। मगर दुर्योधन वह भी दे ना सका, मगर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो नात साध्य वो साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आजकल तुमने महाराष्ट्र में देखा होगा कि पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, उसके ऊपर भी यही वैलिड है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, मुझे बांध। ये देख पवन मुझ में लय है, ये देख सकल मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षतल फल विशाल, भुज परिधि बंद को मेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, सारे ग्रह मेरे अंदर हैं। मैं कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में। दिग है तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, अर्चर जीर अक्षर अक्षर, नक्षर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। पीछे से दुर्योधन का भाई कहता है हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। कहते हैं कि मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विस्तार देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं, जिन्ना से जड़ती जड़ती सगल, सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों और मगन, बांधने मुझे तू आया है। कृष्ण कह रहे हैं कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, अगर मुझको बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध क्या सकता है, वो मुझे बांध क्या सकता है, हित वचन नहीं तूने माना। अब श्री कृष्ण आगे उसको बोल रहे हैं कि हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। अब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि महाभारत का रण कैसा होगा, कितना भयानक होगा, कि टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहरनी प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। क्या होगा उसमें कि भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा,
थी सभा सन्न सब लोग डरे, सब लोग डर चुके हैं, कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर ही अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। सो दिस वाज ऑल अबाउट कृष्ण की चेतावनी। यहां पर ये खत्म हो जाता। सो इतना भाई यहाँ पर खत्म हो जाता है वो। तो अब मुझे तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, अगर अगर किसी का मतलब है। ये आपने ये याद करने में कितना टाइम लगाया? भाई ये तो तुम्हें पता ही है, तुम भी तो सेंट फ्रांसिस से ही पढ़े हो, मतलब टाइम तो क्या ही लगता है यार। ये चीजें ना मतलब डिबेट के अंदर काम आती है। अगर मतलब अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुमने फोटो देखी नहीं, मतलब जो कल लेक्चर हम लेंगे, मेरे से कोई अभी कल ही बात कर रहा था अरुण जेटली के बारे में, ठीक है, अरुण जेटली जी के बारे में। तो ऐसे ना छोटी छोटी चीजें याद है मुझे, मतलब ना कोई कोई चीजें होती है ना जो तुम्हारे दिमाग में घर कर जाती हैं तुम्हारे, ठीक है। अगर मेरे से कोई पूछता है ना कि अरुण जेटली जी के बारे में आपको क्या याद है, सो आई रिमेम्बर वन ऑफ हिज, जब रफाल डील के ऊपर उनकी जब वो चल रही थी ना, फाइट चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी राहुल गांधी के ऊपर, तो ही सेड दैट राहुल गांधी माइट बी वाचिंग जेम्स बॉन्ड मूवीज ड्यूरिंग हिज अर्लियर चाइल्डहुड टाइम्स, नॉट ओनली व्हेन जेम्स बॉन्ड राइटली सेड दैट when it happens for once, it's a happenstance. It can happen. When something happens for once, it's a happenstance. If it happens for twice, it's a coincidence. And if it happens thrice, it's a conspiracy. And then he said that I want to speak for the Congress, that if it is the Bofors case, the finger points to Congress. If it is the National Herald case, the finger points to Congress. And if it is the Rafale deal, the finger points to Congress, Congress and Congress. In the same way, जब अभी तुमने देखा होगा नरेंद्र मोदी, समझ नहीं आया। हाँ अरे समझ नहीं आया। दोबारा समझा दूंगा। जेम्स बॉन्ड का डायलॉग था। इन द सेम नहीं, कंटिन्यू। इन द सेम वे अभी तुमने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शंस के टाइम पे कहा था ना कि हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी, राइट। तो कपिल सिब्बल, हाँ तो नहीं पॉसिबल तो है एक्चुअली। तो क्या कहते हैं, ये मुझे याद है कि कपिल सिब्बल जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, बट सर हमारी नॉमिनल जीडीपी जो है इट्स ग्रोइंग एट अ ग्रोथ रेट परसेंट ऑफ 11%. सो इवन इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट लॉन्च एनी इकोनॉमी और एनी पॉलिसी एनीथिंग, द गवर्नमेंट द इकोनॉमी और द ग्रोथ रेट due to the compounding effect it will eventually reach the $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और 7 साल बाद वो 60 ट्रिलियन की हो जाएगी, 10 साल बाद $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की हो जाएगी। सो ये बेवकूफ मत बनाओ। तो उन्होंने एक शेर यूज किया था कि उड़ा के बादलों में मैं तुझे दूर ले जाऊंगा, ये जहां दिखाकर मैं तुझे और भी दिखाऊंगा। तो वहां से वो चीज याद रह गई दिमाग के अंदर, तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ चीजें दिमाग के अंदर रह जाती हैं तुम्हारे। सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो कल प्लीज टाइम पर, वही चीज टाइम पर आ जाना। कल 2-3 सेशंस अपन थोड़े से ऐसे बोरिंग से रहेंगे, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा कि आरबीआई का वो प्रोमिशनरी नोट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, और बेसिकली जो तुमने वो 1992 का स्कैम की मूवी देखी है ना, हर्षद मेहता वाली, वो सारा डिटेल में तुम पढ़ोगे कि वो कहाँ से क्या क्या हुआ। और फिर उसके बाद हम चलेंगे मेन